व्हाट इज अ यूनिट? कौन बताएगा बहुत जल्दी से? हाउ डू वी डिफाइन यूनिट? Sir, anything having magnitude 1. ओके, यूनिट का मतलब ही वन होता है वैसे तो, है कि नहीं? यूनिट का मतलब वन होता है, लेकिन यूनिट का मतलब जो हम यहाँ पर यूनिट यूज करते हैं, जैसे आपको मालूम है यूनिट्स होते हैं कुछ, मीटर, सेंटीमीटर, समथिंग समथिंग ऐसे होती है। सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट टर्म यूनिट? फिजिक्स में क्या मतलब है यूनिट का? सो इट इज द स्टैंडर्ड measure of any quantity. अब यहां पर एक वर्ड आया है क्वांटिटी। डू यू नो व्हाट इज अ क्वांटिटी? सो ध्यान से समझना ये चीज। आपने मान लीजिए दो लाइन ऐसे ड्रॉ करी है, ऑब्वियसली सिर्फ देखते ही आप ये बता सकते हो कि हाँ, ये वाला जो क्वांटिटी है, ये वाली जो लाइन है इससे लंबी है, द लेंथ इज लार्ज है। और आप शायद ये भी बता पाओगे थोड़ा सा, अगर आप आपको और इंस्ट्रूमेंट दे दी जाए, कि कितने टाइम्स बड़ा है इससे, लेंथ आप कितने टाइम्स है वो भी बता सकते हो। यू कैन इजिली टेल हाउ मेनी टाइम्स दिस इज। लेकिन अगर मुझे इस लेंथ को कोई एक नंबर देना है, तो नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स आर एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज। नंबर तो एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं, आपको कहीं पर भी वन नहीं दिखाई देगा पूरी दुनिया में। वन डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स जस्ट आवर एब्स्ट्रैक्शन। और ये हमारे माइंड से एक बस चीज निकल के आई है, ऐसी टू थ्री। फिजिकल वर्ल्ड में आपको कभी भी ये नंबर्स कहीं नहीं दिखाई देंगे, नो वेयर इन द वर्ल्ड डू दे एग्जिस्ट। लेकिन उनको फिजिकली किस तरीके से जोड़ा जाता है, उनको फिजिक्स में या फिर कोई भी क्वांटिटी के साथ कैसे जोड़ा जाता है, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है यूनिट्स। उसमें क्या होगा, फिर आप ये क्या काम करोगे, आप खुद से स्पेसिफाई करोगे कि चलो एक पर्टिकुलर लेंथ को, मैंने इस लेंथ को, इसकी डेफिनेशन बना देता हूं 1 यूनिट। और जब आप इसकी एक डेफिनेशन बना दोगे यूनिट, 1 यूनिट, नाउ यू कैन मेजर दिस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ दिस यूनिट। इतनी यूनिट कितनी बार आ रही है ये आप चेक कर लोगे। So you will count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this length will be called 8 units. अब समझो ये जो नंबर है 8, इसका यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनेगा अगर आपको ये यूनिट नहीं मालूम होगी। 8 का क्या करना है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स, और व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मल्टीप्लाइड 8 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये नंबर, ये जो लेंथ है, दिस विल बी योर सिंगल यूनिट, 1 यूनिट विल बी दिस नंबर, दिस लेंथ। और फिर ऐसी ही लेंथ आप देख रहे हो एग्जैक्टली 8 बार आ रही है, तो दिस क्वांटिटी विल, दिस लेंथ विल बी कॉल्ड 8 यूनिट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज द कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ्स। मैथ्स के जो नंबर्स हैं आप उनको यूज कर सकते हो टू मेजर दिस लेंथ और टू गिव सम नंबर टू दिस लेंथ। सो अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी, इज कॉल्ड अ यूनिट। लिख देता हूं, इज कॉल्ड ए यूनिट। एग्जाम्पल क्या होते हैं यूनिट्स के? एग्जाम्पल बोल दो कुछ यूनिट्स के फटाफट से। अ मीटर, किलोग्राम, न्यूटन, एंड सो ऑन, और बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, केल्विन। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिट्स। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए यूनिट्स की। अगर आपने कोई एक यूनिट डिफाइन करी है ना, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, जो जूल, जूल भी इसकी यूनिट है एक। देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट व्हिच मस्ट बी ट्रू, अदरवाइज वो यूनिट यूजलेस हो जाएगी। तो मुझे बता सकते हो क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए यूनिट की?
यूनिट में ऐसी क्या खास होनी चाहिए? इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड यूनिट्स, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? एनीवन? Sir, it should be universally acceptable. ओके, इट शुड हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, बिल्कुल सही है। और मतलब हर कोई उसको ट्रू माने, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ऐसा ना हो जैसे आपने कभी सुना हो, एक 5 स्टार का ऐड आता है कि ये पैंट को जो है 4 बिलान कम कर दो। बिलान जो होता है वो इससे मेजर होता है, हैंड से, हैंड का जो डिस्टेंस है दैट इज टर्म्ड एज बिलान। बट ऑब्वियसली बात है यार, सबके लिए हैंड का जो ये साइज होगा दैट विल बी डिफरेंट। हर एक के लिए हैंड का साइज जो है वो डिफरेंट होगा, और अगर हर एक के लिए हैंड का साइज डिफरेंट है, इट कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। हर कोई उसको नहीं मान रहा है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। सो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस सबके लिए सब में होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी इनवेरिएंट, चेंज ना हो। इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज स्पेस। ना तो समय के साथ चेंज होनी चाहिए और ना ही जगह के साथ। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है या 1 मीटर का कुछ अलग मीनिंग है और आप अगर पाकिस्तान में जाते हो तो डिफरेंट हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। So it should be invariant with respect to time and space. It should be easily reproducible. बहुत आराम से शुड आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाओ कहीं पर। जैसे 1 मीटर डिस्टेंस है, 1 मीटर को रिप्रोड्यूस करना बहुत आसान है। ऑफ यूनिट, एक होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। फिर एक होता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम होता है फुट पाउंड सेकंड। एंड देयर आर आल्सो एमकेएस सिस्टम भी है एक। एमकेएस में क्या है, ये मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो ऐसी इस तरह की और भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं जो कि पर्टिकुलरली मैकेनिक्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप देखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में और भी तरह की होती हैं। सो देयर आर सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट है वो एसआई यूनिट बोला जाता है। एसआई यूनिट्स ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। सिस्टम इंटरनेशनली करके होता है, ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स करके। तो ये इट वाज रिकमेंडेड बाय एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर, और 1971 में ये बना था। तो ये वहां से इन्होंने सब सारी जो यूनिट्स है इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा यूनिट्स जो है उनको पास आउट किया। अच्छा, अभी रिसेंटली आप लोगों को मालूम है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स थोड़ा सा चेंज हुआ है? एनीवन नोज दिस? तो मास के लिए यस, मास नहीं, इनफैक्ट बाकी सारी में भी इफेक्ट आया है थोड़ा थोड़ा। बहुत सारे में, टेम्परेचर वाले में भी इफेक्ट आया और बहुत सारी चीजों में इफेक्ट आया। और दे यूज सम प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट अगर आपने सुना हो, h से रिप्रेजेंट करते हैं प्लैंक कांस्टेंट को। सो दे यूज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट टू डिराइव द वैल्यू ऑफ मास। बिकॉज अभी तक प्रॉब्लम क्या है कि थी, मतलब अब नहीं है। अच्छा, अभी वो हमारे सिलेबस में आया नहीं है, लेकिन पिछले साल की बात हो 2019। सो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि कुछ जो आपकी यूनिट्स हमने डिफाइन करी थी वो बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं की गई थी। they were changing slightly with the time। तो अब हम यहाँ पर यही बात करेंगे, there are several fundamental units, ध्यान से समझने के।
फंडामेंटल यूनिट्स जिनके बारे में आपको सीखना होगा. So there are 7 of them, 7 fundamental units हैं. बाकी सब जो क्वांटिटीज होंगी उन सब की यूनिट्स होंगी वो डिराइव्ड यूनिट्स होंगी. सो दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज. इनको बेस क्वांटिटीज भी बोला जाता है. तो जो बेस क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स बनेंगी. क्या क्या है वो? पहले तो आएगी आपके पास लेंथ. लेंथ का जो यूनिट है दैट इज मीटर, एब्रिविएशन स्मॉल एम. किस तरीके से डिफाइंड था वो भी बाद में बात करेंगे. फिर आएगा एक मास, किलोग्राम है, केजी, केजी यहां लिखता हूं और ये किलोग्राम है. फिर आपके पास आएगा टाइम. टाइम तो सेकंड है, शॉर्ट फॉर्म. फिर आपके पास आता है एक और इलेक्ट्रिक करंट. ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. इसका यूनिट एम्पियर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. फिर आएगा टेम्परेचर. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बोलते हैं इसको, बट शॉर्ट में देख रहे हैं टेम्परेचर. इसका यूनिट होता है केल्विन, कैपिटल के. फिर एक आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम मास. मास से डिफरेंट है ये. और मोल बोलते हैं इसमें. आई होप सबने केमिस्ट्री में ये पढ़ लिया होगा अभी तक, मोल कॉन्सेप्ट. एंड फाइनली वी हैव लुमिनस इंटेंसिटी. जिसका यूनिट होता है कैंडल, कैंडेला एंड यूडी सीडी. तो ये आपके पास कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड दिस वन इज 7. सो दीज आर 7. हाँ बोलो बेटे. तो हम चार्ज को क्यों नहीं लेते फंडामेंटल? चार्ज को इसलिए नहीं लेते बेटा क्योंकि डायरेक्टली मेजर, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना आसान है कंपेयर टू चार्ज को मेजर करना. इसकी डेफिनेशन बनाना बड़ा आसान काम है कंपेयर टू चार्ज की कोई डेफिनेशन बनाना. इसलिए फंडामेंटल यूनिट. दीज आर वन ऑफ द इजीएस्ट जिनको आप डिफाइन कर सकते हो. Sir, there are only 7 fundamental units. Yes, actually there are less. जब आप हायर फिजिक्स में जाते जाओगे और कम होती चली जाएंगी फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज. बट अभी हमारे लेवल पर 7 मानी गई है. These are the 7 fundamental units. उसके बाद ये फिजिक्स में यही यूज होती हैं जनरली. उसके बाद हमारे पास टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स और. One is plane angle. प्लेन एंगल नॉर्मली जो थीटा आपका होता है रेडियंस में, उसका यूनिट रेडियन है, स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन. और दूसरा होता है बेटा सॉलिड एंगल, जिसके बारे में हम थोड़ी देर अभी बात करेंगे. इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, एसटी रेडियंस. तो ये तो मान लो फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पर, रेडियन, और शॉर्ट इसका रहेगा आरएडी, और ये भी इसका शॉर्ट रहेगा एसटी. तो ये आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जो कि हम यूज करते हैं. हाँ, जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था कि आगे जाके जैसे आप थोड़ा बहुत और हायर मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जब जाके आप फिजिक्स पढ़ोगे और भी हायर उस पर फिजिक्स अगर पढ़ोगे, एंड particularly if you take physics as your major in undergraduate,
तभी आपको ये सब चीजें और ज्यादा डिटेल में पता लगेंगी दैट और भी कम है, इनको कम किया जा सकता है। लेकिन 7 लेने का कारण क्या है? 7 लेने का कारण ये है कि कमर्शियल यूनिट्स का यूज कमर्शियली भी होता है, बहुत ज्यादा कमर्शियल भी का यूनिट्स यूज होती हैं, तो इसलिए 7 रखी गई है कि भाई कमर्शियल यूज में भी आपको ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि साइंस पढ़ते वक्त या फिर एक्सपेरिमेंट करते वक्त यूज आ रही है, कमर्शियली भी काफी यूज होती है, तो इसलिए 7 रखी गई है कि हाँ सर वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स। बट अगर आप एकदम फंडामेंटल लेवल पे चले जाओगे, क्योंकि देखो जितना आप हायर फिजिक्स पढ़ोगे उतना ही फंडामेंटल लेवल पे चले जाओगे, उतनी ही बेसिक चीजें ज्यादा पढ़ने लगोगे। अब जरा थोड़ा सा इस सॉलिड एंगल पे आते हैं, क्योंकि एक नई चीज आई है हमारे सामने, ये सॉलिड एंगल क्या होता है। सो जैसे जिस तरीके से प्लेन एंगल हमने डिफाइन किया था, प्लेन एंगल वाज डिफाइंड समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास ये एक आर्क लेंथ है L और इसका एक रेडियस है R, तो ये जो ओपनिंग होगी इसका मेजर you can measure with this angle, this opening with the ratio of L and R. This is how theta was defined. और अगर मैं बहुत छोटा सा एंगल ले लूं d थीटा, तो अब आपको थोड़ा बहुत कैलकुलस आ गया, तो दिस विल बी इक्वल टू dl डिवाइड बाय r, यानी कि अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो ये dl बन जाएगा। तो ध्यान समझ लो ये रेशियो, और ये रेशियो हम क्यों डिफाइन कर पाए थे, व्हाट वाज द रीजन? रीजन ये था इसमें कि अगर हम ये ओपनिंग सेम रखते हैं लाइंस के बीच में, तो ये रेशियो कांस्टेंट रहता था। अगर आपने ये रेडियस कैपिटल R ले लिया और यहाँ पर आके कैपिटल L हो गया, तो दिस क्वांटिटी विल आल्सो बी इक्वल टू L by R। तो somehow this ratio is independent कि आपने कितना बड़ा आर्क लेंथ लिया है, कितनी बड़ी रेडियस पर। It only depends on this opening, the size of this opening। ये size of the opening को कम ज्यादा करोगे तो आपको you will get ये चेंज होगा। तो अल्टीमेटली ये जो ओपनिंग है डायरेक्टली इस रेशियो का मेजर, और इस रेशियो से आप इसको मेजर कर सकते हो। सिमिलरली 3 डायमेंशन में भी ये काम होता है। ये प्लेन एंगल है, 2 डायमेंशन में चल रहा है, ऐसे ही 3 डायमेंशन में भी होता है, और उसको समझने की कोशिश करना सब लोग। सपोज आपने एक बहुत बड़ा सा ऐसे स्फीयर लिया, दिस इज अ स्फीयर, इसका सेंटर, इस स्फीयर के ऊपर आपने एक कुछ पर्टिकुलर ऐसे एरिया पकड़ लिया, और जब आप इसको ऐसे कनेक्ट करोगे चारों तरफ से, तो दिस विल फॉर्म अ कोन लाइक शेप, नॉट एग्जैक्टली कोन, कोन लाइक। क्यों इसको मैं कोन लाइक बोल रहा हूं? बिकॉज इसका ये जो सरफेस है प्लेन नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। तो इसको मैं अलग से अगर ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा रहेगा। अब क्या होता है, अगर आपने इस सरफेस का एरिया लिखा and you divided that area with the square of the radius, so if you divide area by r square, this particular quantity depends only on कि आपने कितना साइज लिया इसका 3 डायमेंशन में। इट विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ कि अगर आपने मान लीजिए मैंने सेम वही चीज एक बड़े स्फीयर में ले ली, कंसेंट्रिक स्फीयर है, और उसको यहां से ऐसे ही करके स्ट्रेच करा दिया ऊपर, और फिर यहां पर आपने एक जो है इसमें एक ऐसे एरिया ले लिया। तो अगर आप इसका एरिया स्मॉल ले लेते हो, इसका एरिया और इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, अगर आप इसका एरिया इसके आर स्क्वायर से डिवाइड करते हो, या फिर जो भी अलग ले लो इसको कैपिटल आ रही है, सो इफ यू डिवाइड ए बाय आर स्क्वायर, तो ये रेशियो और ये रेशियो सेम आते हैं। दैट मींस दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ कि रेडियस कितना लिया है, कितना बड़ा स्फीयर का पार्ट लिया है, क्या लिया है। तो यहां पर ये एक 3 डायमेंशनल एंगल है, जिसको रिप्रेजेंट भी ऐसे किया जाता है, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। यहां पर जो एंगल होगा, प्लेन एंगल तो ऐसे करते थे, सॉलिड एंगल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस पर्टिकुलर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट एंड वी टेक दिस एज टू बी द मेजर ऑफ दिस सॉलिड एंगल। तो ये 3 डायमेंशन में है कि कितना एंगल ये सबटेंड कर रहा है, 3D सॉलिड एंगल कितना सबटेंड कर रहा है। सो यहां पर ये आर्क लेंथ होता था, इसको ऐसे ही आर्क एरिया बोला जाता है, कर्व्ड एरिया है, एक ऐसा एरिया जो इसको सेंटर मानते हुए स्फीयर का पार्ट बने।
जैसे यहाँ पर है ना, जैसे आर्क लेंथ तो यहाँ पर ऐसी भी हो सकती थी, ये भी आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ ऐसी भी हो सकती थी, लेकिन हमने कौन सा वाला आर्क लिया है जिसका सेंटर यहाँ है, तभी ये वाली डेफिनेशन लगेगी। तो ये वाली आर्क लेंथ नॉट परमिटेड। ऐसे यहां पर भी कौन सा एरिया लेना है, जिसका सेंटर स्फीयर के, जिसका सेंटर यहां पर। तो उन सभी को अगर आप उनका रेशियो ले लोगे, एरिया और आर स्क्वायर का रेशियो ले लोगे, दे ऑल कम इक्वल एंड वी कॉल दिस क्वांटिटी एज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सॉलिड एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ये कैपिटल ओमेगा है, जैसा आप रेजिस्टेंस में ओम का निशान देखते हो वैसा ये इसका स्मॉल ओमेगा ये होता है, कैपिटल ओमेगा ये होता है, ठीक है। सो ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। सो ओमेगा इज एरिया, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहाँ पर, एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये बात समझ लो अच्छे से। अच्छा, कोई सा भी एरिया कोई सा भी आर स्क्वायर नहीं, जितना रेडियस पे जो एरिया बन रहा है वो लेना। एंड अगर मैं इसको भी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो डी ऑफ दिस ओमेगा विल बी छोटा सा एरिया डी ए बाय आर स्क्वायर। ये थोड़ा सा देख लेना बेटा, ये थोड़ा ऐसे लिख दिया मैंने, कैपिटल ए ले लिया था छोटे एरिया के लिए और रेडियस है स्मॉल आर रखी थी। फिर ये मैंने लार्जर वाले एरिया के लिए कैपिटल स्मॉल ए ले लिया था, जबकि रेडियस कैपिटल आर रखी थी। तो डोंट गेट कंफ्यूज, जो रेडियस है वही एरिया है। अच्छा, यहां पर अगर आप पूरा सर्कल कंप्लीट कर लो, ये वाला इस आर्क से पूरा सर्कल बना लो, सो आपका टोटल जो एंगल होता था दैट बिकम्स 2 पाई, दैट बिकम्स 2 पाई। यहां पर अगर आपने पूरा इसको स्फीयर बना दिया, कंप्लीट स्फीयर का एरिया ले लिया, तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो कितना आ गया, 4 पाई एस टी आर। इसका यूनिट है स्टेरेडियंस। नाउ टेल मी, क्या ये थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा है सॉलिड एंगल क्या हुआ, व्हाट इज सॉलिड एंगल? बोलो बेटा। ये एरिया आपने कौन सा लिया है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया लिया है, ध्यान रखना कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें भी बहुत ही स्पेशल स्फेरिकल सरफेस whose center is this point। अदरवाइज नहीं होगा। यहां पर भी अगर ये बहुत छोटा सा है, ये एंगल बहुत छोटा है, तो स्ट्रेट लाइन और ये आर्क लेंथ ऑलमोस्ट सेम होगी ना, लेकिन अगर इसका साइज बढ़ गया तो आर्क लेंथ डिफरेंट होगी, स्ट्रेट लाइन डिफरेंट होगी। यहां पर भी कोई कहानी है। और कोई डाउट किसी को? ऑलराइट, अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि ये वाले एक रिलेशन अगर आपको पुराना याद है तो ये जस्ट मैं भी यहां पर लिख देता हूं, इसका यूज जब आएगा तभी आपको याद रहेगा। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप याद रखो भी, बट समझ में आ जाना चाहिए एटलीस्ट। ये देखो जरा, आपको याद हो तो हमने सरफेस एरिया निकाला था स्फीयर का सरफेस एरिया थीटा के टर्म्स में, कि अगर मैं यहां से थीटा एंगल ऊपर उठ के ऐसे गोल गोल घुमा दूं इसको चारों तरफ, ये थीटा फिक्स रख के चारों तरफ ऐसे गोल घुमा दिया, तो ये जो इसके रेडियस है तो एक कोन ट्रेस कर देगा गोल, जबकि हमने ये जो एंगल था ये प्लेन एंगल बोला था। और जब ये ऐसे गोल घूमेगा इट विल ऑल्सो ट्रेस अ सॉलिड एंगल। ठीक है, यहां से मैंने इसको गोल गोल ऐसे घुमाया, तो यहां से कांस्टेंट प्लेन एंगल थीटा रखते हुए अगर मैं घुमाऊंगा तो एक सॉलिड एंगल भी बनेगा। सो समटाइम्स आई एम इंटरेस्टेड इन कि अगर मैंने प्लेन एंगल थीटा दिया है तो सॉलिड एंगल कितना बनेगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सो द रिलेशन बिटवीन सॉलिड प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल, ये हमारा भी टास्क है। यानी कि आपको ये प्लेन एंगल दिया, आपने ऐसे गोल गोल घुमा दिया, तो कुछ एक सॉलिड एंगल भी ट्रेस कर देगा ये। लेट्स कॉल दिस सॉलिड एंगल एज ओमेगा। सो आई एम आस्किंग द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड थीटा।
तो ये रिलेशन क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे. नाउ इफ यू रिमेंबर, भाई डेफिनेशन तो इसकी ये है कि सरफेस एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर. तो सरफेस एरिया जो है आपको ये वाला सरफेस एरिया लेना पड़ेगा पूरा, ये जो कैप बन जाएगा यहाँ पे इसके ऊपर जितना भी सरफेस एरिया वो सारा लेना पड़ेगा. उसका वैल्यू जो हमने निकाला था दैट वाज 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा. डू यू रिमेंबर दिस? Yes, sir. So that will be the area of this cap. तो यहां से मेरे पास सॉलिड एंगल कितना आ जाएगा? एरिया बाय आर स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस cos थीटा. दैट इज द रिलेशन बिटवीन. अच्छा, सॉलिड एंगल तो ये कंप्लीट आएगा, जबकि प्लेन एंगल मुझे हाफ लेना था. तो लिख लो, ये ध्यान से समझ लेना अभी इसको भी. ये तो हाफ प्लेन एंगल है, यानी कि कितना थीटा कांस्टेंट रख के आपको घुमाना है, और एक कंप्लीट सॉलिड एंगल. इसको लिख लीजिए बेटा सब लोग. दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. इन दिस सिचुएशन, ऐसा नहीं है रैंडमली किसी भी सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब ऐसे कोन ट्रेस कर रहा है प्रॉपर, तब आपका ये रिलेशन आएगा.